गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम +1 केमिस्ट्री के अंदर हैं आज, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बहुत अच्छा टॉपिक है। दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1864 बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। याद रखें प्लीज़, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। पॉइंट देख लीजिएगा, 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पहला पॉइंट है, एनर्जी इज emitted फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन एंड बल्ब कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। ये कह रहा है कि कोई भी सोर्स है, सोर्स में 3 सोर्स मेंशन करेंगे, सन, ट्यूब और बल्ब। कह रहे हैं कि किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यू आ रही है रेडिएशन से, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए रेडिएंट एनर्जी। दैट मीन्स अगर ये सोर्स है तो इस सोर्स से लगातार इस तरह से एनर्जी आती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। ये रेडिएंट एनर्जी है। फर्स्ट पॉइंट इसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट देखना, रेडिएशन पॉजेज, बहुत अच्छा पॉइंट है गाइज। रेडिएशन पॉजेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन। एक बात याद रखेंगे, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस जगह पर पक्का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगी पक्का वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ चलेंगी। देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है, ये आगे देखो परपेंडिकुलर, और अपने आप पैरेलल है इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है टू मूव इन फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अब आप देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी और एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी, जिस डायरेक्शन में वो आगे जाएंगे। तो सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में वो आगे जाएंगी उस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती चली जाएंगी पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो गाइज मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर पैरेलल विद ईच अदर। उस पर परपेंडिकुलर है, अपने आप पर पैरेलल है। और अगर आप वाइस वर्सा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वो एक दूसरे के साथ वो पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है, द रेडिएशन, अब अपनी ही बात को पलट रहा है राइटर। कह रहा द रेडिएशन आल्सो हैव द वेव करेक्टर एंड ट्रेवल विद ए वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड हैंस दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ तक तो एक बात क्लियर हो गई थी कि जो EM वेव्स हैं वो रेडिएशंस हैं, और अब बंदा कह रहा है कि ये जो रेडिएशंस थी दे आल्सो हैव द वेव करेक्टर, इनके अंदर वेव करेक्टर है, एंड दे कैन कैपेबल टू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स अब बोला जा रहा है कि ये अगर सोर्स है, इस सोर्स से, अभी बोल रहा था कि सोर्स से ऐसे रेडिएशन आती है, अभी बोला जा रहा है कि रेडिएशंस के अंदर वेव करेक्टर भी होता है। अगर यहाँ रेडिएशन ऐसे जा रही है देन दे आल्सो मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ वेव, वो इस तरह से वेव की टर्म्स में आगे जाती है। दे आल्सो हैव द वेव करेक्टर एंड कैपेबल टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे वो आगे चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो कह रहे हैं दीज नीड नॉट एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है, इन रेडिएशंस को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ऐसा होता तो कह रहे गाइज, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कभी कभी, व्हाई द सन रेडिएशन रीच फ्रॉम सन टू अर्थ अप ऑटोमेटिकली। क्या कारण है कि सन से अर्थ पर रेडिएशंस अपने आप आ जाती है? तो जवाब आएगा बिकॉज सन रेडिएशंस हैव द करेक्टर ऑफ EM वेव्स। उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का करेक्टर होता है, और EM वेव्स नीड नॉट एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और EM वेव्स को अपने आप आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हैंस द सनलाइट रीच टू द अर्थ साइमल्टेनियसली या ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के आती है। अब उसके बाद हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, बच्चे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, छोटी क्लासेज में आपने कुछ पढ़े भी हैं। पहला आ रहा है वेव लेंथ।
आपको भी पता है ये वेव्स आ रही है, कुछ बातें हम वैसे ही बता देते हैं आपको। द अबोव ग्राउंड पार्ट इज नोन एज क्रस्ट एंड द बिलो ग्राउंड पार्ट इज नोन एज ट्रफ। हम बात करते हैं वेवलेंथ, बच्चा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। दो साथ साथ लगते हुए क्रस्ट या दो साथ साथ लगते हुए ट्रफ के बीच की जो दूरी है दैट इज वेवलेंथ। द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, याद रखें वेवलेंथ डिस्टेंस के इक्वलेंट होती है। सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द वेवलेंथ। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है वही वेवलेंथ की यूनिट होगी। तो वेवलेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास सेकेंड आती है फ्रीक्वेंसी। गाइज फ्रीक्वेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाई न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होकर के जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और यूनिट दी जा रही है हर्ट्स। बच्चा हर्ट्स का सिंबल HZ है और वैसे हर्ट्स होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। बिकॉज आप देखिएगा एक वेव को देखिएगा, हम इस तरह से बोलते हैं कि 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ मेक्स 1 वेव। ये हमारे पास एक वेव है, ये क्रस्ट ये ट्रफ। और अगर किसी जगह पर हम ऐसा भी बोलें तो देन दैट इज़ द क्रस्ट, और इसको पीछे मोड़ करके वापस कर दूँ तो ट्रफ। तो और ये वैसे ओवरऑल क्या बन गया, ये हमारे पास बन गई साइकिल। इसलिए बोला जा रहा है कि हर्ट्स इज इक्वल टू साइकिल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी साइकिल पास होकर के गई है या कितनी वेव्स पास हो रही है, देन दैट इज़ कॉल्ड इस फ्रीक्वेंसी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद एक बात आती है निकल करके हमारे पास वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, द वेलोसिटी विद विच द वेव विल स्टार्ट टू मूव थ्रू द मीडियम। किसी मीडियम में से कोई किसी मीडियम में से कोई वेव जितनी वेलोसिटी से आगे जाती है देन दैट इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। लाइक टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने से जा रही है, तो जवाब आया निकल करके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द एबिलिटी टू मूव विद एन वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई ऑर्डिनरी वेव है तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो उससे मूव करेगी। उसके बाद पहले हम फोर्थ पर आते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में बोला जाता है बच्चा द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ। आइदर द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। कोई भी क्रस्ट या ट्रफ है उसकी हाइट एम्पलीट्यूड को डिसाइड करेगी। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास वेव नंबर। टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। 1 मीटर डिस्टेंस में जितनी वेव प्रेजेंट होंगी देन दे आर कॉल्ड एज वेव नंबर, वो वेव नंबर कहलाएंगी। बहुत अच्छी चीज़ है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी अलोंग विद वेवलेंथ। गाइज फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ तीनों में एक रिलेशंस निकालना है। तो हम एक बात बोलेंगे कि वी नो दैट, हमें बताया गया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और गाइज वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहा है, लैम्डा। वेलोसिटी है और टाइम है। आप एक काम करो, वेलोसिटी को यहीं रहने दो, टाइम को इधर ले आओ। तो वेलोसिटी यही है, ये टाइम अगर इधर जाएगा तो लैम्डा अपॉन टाइम। बट वी नो 1/टाइम यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू। आप एक काम करिएगा, ट्राइंगल में ले लेते हैं, v ऊपर ले लो, लैम्डा और न्यू यहाँ ले लो। जो फॉर्मूला निकालना है उसी में उंगली लगाओ। v लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा v बाई न्यू, और गाइज न्यू में उंगली रखें तो v बाई लैम्डा। Hence, in this way, we can capable to draw the relation between wavelength, frequency and velocity. Guys, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश करके देखें कि न्यूमेरिकल्स में वैल्यू अप्लाई करें आप। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।